ये तो आप भी जानते होंगे कि माइकल जैक्सन के खिलाफ बच्चों का शोषण करने का एक केस सामने आया था जिस वक्त वो अपनी करियर की शोहरत की बुलंदियों पर थे। लेकिन उस केस का असली सच क्या था, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये 1993 की बात है। माइकल जैक्सन का एल्बम डेंजरस रिलीज हो चुका था और माइकल डेंजरस वर्ल्ड टूर के सिलसिले में देश विदेश में परफॉर्म करने में बिजी थे। तभी 1993 की गर्मियों में माइकल के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगा और माइकल की जिंदगी अगले एक साल तक अस्त व्यस्त हो गई। इस केस को तो बंद कर दिया गया, लेकिन उसके बाद माइकल पर बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगने का सिलसिला चल पड़ा। एक भी इल्जाम में कोर्ट ने माइकल को दोषी नहीं माना, लेकिन माइकल जैक्सन का करियर और छवि दोनों खत्म होते चले गए। मई 1992 की बात है। शेंडलर परिवार से मुलाकात के बाद माइकल की नजदीकियां बढ़ गई थीं। इवान शेंडलर अपनी पत्नी जून से अलग हो चुका था और 13 साल के बेटे जॉर्डन की देखरेख का जिम्मा जून को मिला हुआ था। इवान अक्सर अपने बेटे जॉर्डन से मिला करता था और वो उसके साथ लगाव भी रखता था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जॉर्डन की परवरिश के लिए इवान को जो पैसा देना होता था, इवान लंबे समय से उसे पूरा नहीं कर पाया था। बच्चों के साथ माइकल जैक्सन का प्रेम जग जाहिर था, क्योंकि वो बच्चों के साथ बहुत सारा वक्त गुजारा करते थे। बच्चों की सी फेहरिस्त में एक दिन जॉर्डन का नाम भी शामिल हो गया, जिनके साथ माइकल का लगाव था। 1993 में डेंजरस वर्ल्ड टूर में माइकल अपने साथ जॉर्डन को भी विदेशों में होने वाले इवेंट में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। असल में जॉर्डन, जिसे वो प्यार से जॉर्डी कहते थे, वो बहुत समय से माइकल का फैन था और वो उसके जैसा ही कलाकार बनना चाहता था। इसीलिए माइकल के साथ उसका लगाव कुछ ज्यादा ही था। शेंडलर परिवार और जॉर्डन के साथ माइकल की नजदीकियां बहुत बढ़ने लगी थीं। सुर्खियों में ये तक कहा जा रहा था कि माइकल ने इस परिवार को गोद ले लिया है। इसी बीच 1993 की गर्मियों में एक दिन इवान ने माइकल से पूछा कि तुम मेरे बेटे जॉर्डन के साथ सेक्स करते हो। इस पर माइकल ने इनकार करते हुए इवान को समझाया, तो माइकल के बारे में इवान की धारणा ही बदल गई। असल में डेंटिस्ट और लेखक इवान की पत्नी उससे अलग हो चुकी थी और बेटा जॉर्डन भी माइकल के साथ इतना रम गया था कि इवान खुद को अकेला महसूस करने लगा था। माइकल के साथ जॉर्डन और जून वीकेंड बिताने के लिए घूमने जाते थे, म्यूजिक अवार्ड शोज में जाते थे और भी कई जगह वो इस तरह से घूमते थे। एक तरह से इवान को लगने लगा था कि उसकी तरफ अब किसी की तवज्जो ही नहीं है। उसने कोशिश भी की और माइकल और जॉर्डन को अपने घर पर बुलाकर उनके साथ वक्त बिताने को भी कहा। मई 1993 में माइकल और जॉर्डन दोनों इवान के साथ उसके घर में 5 दिनों के लिए एक छुट्टी मनाने के दौरान रुक गए। इस दौरान माइकल और जॉर्डन का एक सौतेला भाई साथ में ही सोते थे। इवान को तब शक भी हुआ कि माइकल उसके बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इवान ने चोरी छुपे नजर भी रखी, लेकिन उसने कभी माइकल और जॉर्डन को बगैर कपड़ों के या किसी किस्म के यौन संबंध बनाते कभी देखा नहीं। जुलाई 1993 की बात है। इवान ने किसी से फोन पर बातचीत करते हुए कहा था कि माइकल शैतान है, बल्कि उससे भी बुरा है, और मेरे पास जो सबूत हैं जो ये साबित कर सकते हैं। अगर मैंने इन सबूतों को जाहिर कर दिया तो हर कीमत पर मेरी जीत होगी और माइकल बर्बाद हो जाएगा, उसका करियर खत्म हो जाएगा। इस आदमी की इज्जत का मुखौटा इस तरह से उतरने वाला है जैसे किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। मेरा दावा है कि इसके बाद माइकल का एक भी एल्बम बिक नहीं पाएगा। ऐसे क्या सबूत थे इवान के पास, या इवान कोई साजिश रच रहा था? अब माइकल के खिलाफ इवान ने बाल यौन शोषण यानी जॉर्डन के साथ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कर दिया। ये खबर पूरी दुनिया में सनसनी की तरह फैल गई, क्योंकि माइकल जैक्सन दुनिया के बेहद कामयाब कलाकारों में शुमार था। इस केस में रोजाना नए नए मोड़ आने लगे और माइकल के खिलाफ इन आरोपों को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ माइकल के समर्थक इस केस को एक लालची बाप की साजिश करार देने में लगे थे, तो मीडिया और लोगों का एक समूह ऐसा था जो माइकल को दोषी करार दे रहा था। केस आगे चला और जॉर्डन की मां ने बयान दिया कि उसे माइकल के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उसकी नजर में माइकल ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता था। पुलिस ने उन 30 बच्चों से गहन पूछताछ की जिनके साथ माइकल के करीबी और दोस्ताना रिश्ते थे।
इन सभी 30 बच्चों ने माइकल को शरीफ और नेक इंसान बताते हुए कहा कि माइकल ने कभी उनके साथ किसी तरह का यौन शोषण नहीं किया। माइकल की तरफ से कई तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने लगीं। एक कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि इवान ने इस केस को बंद करने के एवज में माइकल से $20 मिलियन की मांग रखी है। दो बच्चों ने कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि माइकल के साथ वो कई बार एक ही बिस्तर पर सोए हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि माइकल ने उनके साथ यौन शोषण की कोशिश भी की हो। माइकल के परिवार ने मीडिया से कहा कि यह सरासर झूठा इल्जाम है और माइकल की दौलत और शोहरत को भुनाने के मकसद से ही यह सब किया जा रहा है। अब जांच एजेंसियों ने माइकल के साथ ही इवान की जांच भी शुरू कर दी। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया कि इवान अपने बेटे जॉर्डन के गुजारे भत्ते के $68,000 से ज्यादा की रकम अदा करने में नाकाम रहा है। इवान से पूछताछ में उसकी बताई गई कहानी में तारीखों, जगहों और वक्त के डिटेल्स बार बार बदल रहे थे। दूसरी तरफ रिपोर्ट कह रही थी कि जांच में माइकल पर लगे आरोपों के सच होने के बारे में कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे हैं। साल 1993 की सर्दियों तक केस में एक नया पेंच और जुड़ा और माइकल की मुश्किलें फिर से बढ़ गईं। माइकल की बहन तोया जैक्सन ने आरोप लगाया कि उसका भाई बाल कामुक यानी बच्चों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए उतावला रहा है। तोया ने कहा कि उसके पास इस बात के सबूत हैं और वो $5 लाख के बदले ये पुख्ता सबूत सौंप सकती है। इस बयान के बाद मीडिया समूहों में इन सबूतों को हासिल करने की होड़ लग गई। हालांकि ये खुलासा भी हो गया कि तोया के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सालों बाद तोया ने यह भी कहा था कि उसने 1993 में माइकल के खिलाफ आरोप अपने पति के कहने पर लगाए थे, क्योंकि उसका पति चाहता था कि माइकल से हम अच्छी खासी रकम हड़प लें। बहरहाल माइकल की ये मुश्किलें खत्म नहीं हुई तो एक नया सिरदर्द खड़ा हो गया। जांच एजेंसियों ने माइकल के खिलाफ स्ट्रिप सर्च यानी बगैर कपड़ों के माइकल के शरीर की पूरी तलाशी का वारंट हासिल कर लिया। जॉर्डन ने माइकल के शरीर के बारे में जो डिटेल्स दिए थे, उनकी जांच के लिए ये पूरी कवायद की गई। ये जांच भी सुर्खियों में कई तरह से बनी रही। एक कमरे में बगैर कपड़ों के माइकल की 25 मिनट जांच की गई, जिससे उसके गुप्तांगों सहित पूरे शरीर की तस्वीरें और वीडियो वगैरह बनाए गए और फिर उनका विश्लेषण किया गया। माइकल की स्किन और स्किन कलर को लेकर कई तरह की बातें होने लगीं। कुछ वक्त तक ये केस चलता भी रहा और आखिरकार अदालत ने कहा कि जॉर्डन ने माइकल के शरीर के बारे में जो डिटेल्स दिए, स्ट्रिप सर्च की रिपोर्ट से वो साफ तौर पर मेल नहीं खाते हैं। दिसंबर 1993 में माइकल ने इस केस के सिलसिले में अपना इमोशनल बयान जारी करते हुए कहा कि सब्र से काम लिया जाए और मेरे बारे में कोई भी धारणा बनाने से पहले सच को सामने आने का मौका दीजिए। इसी वक्त माइकल के बारे में एक सर्वे किया गया जिसमें 75% लोग माइकल के साथ खड़े नजर आए। इस दौरान मीडिया में माइकल की खबरों के लिए सौदेबाजी होने की खबरें भी आने लगी थीं। माइकल के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए उतावला हुआ मीडिया किसी भी तरह खबरों की खरीद फरोख्त कर रहा था। तकरीबन एक साल बाद मई से जुलाई 1994 के दौरान माइकल के खिलाफ लगे जॉर्डन के यौन शोषण के इल्जाम से माइकल को बरी करते हुए अदालत ने केस बंद कर दिया। इस पूरे एक साल के दरमियान माइकल की सेहत बेहद खराब हुई। इस बीच माइकल के पक्ष में एल्विस प्रेस्ले की पत्नी लीजा ने भी बयान देते हुए कहा कि उसे विश्वास है कि माइकल ने कुछ गलत नहीं किया। बहरहाल केस बंद होने से पहले एक चौंकाने वाली घटना और हुई थी। माइकल और जॉर्डन के पिता इवान के बीच केस को लेकर एक डील हुई थी, जिसमें माइकल ने इवान को $2 करोड़ से ज्यादा की रकम अदा की। इस डील के बाद भी बेहद बवाल मचा, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा था कि अगर माइकल दोषी नहीं है तो उसने इतनी बड़ी रकम क्यों दी। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि इस केस को और तूल न देने के लिए लालची इवान अपने मकसद में कामयाब हो गया। इस पूरे केस के बाद माइकल हर वक्त निशाने पर रहने वाला कलाकार बन चुका था। कई तरह के दावे उसके खिलाफ किए जाने लगे थे। 2003 में इसी तरह के आरोप एरवेजो फैमिली ने माइकल के खिलाफ लगाए। 1993 की तरह 2003 के इस केस में भी बहुत बवाल मचा, लेकिन इस केस में भी यही सामने आया कि आरोपों के पक्ष में सिर्फ दलीलें थीं, कोई पुख्ता सबूत नहीं था। जो कुछ हुआ उससे माइकल को नुकसान ये हुआ कि उसकी सेहत और खराब होती चली गई और उसका करियर फिर कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा जो वो 1993 तक हासिल कर चुका था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
2009 में माइकल की मौत हो गई और उसके 4 महीने बाद 2009 में ही इवान ने खुदकुशी कर ली। इसके बावजूद माइकल की शोहरत इस कदर थी कि उसके नाम को उसके मरने के बाद भी भुनाया जा सकता था। 2013 में वेड रॉबसन की तरफ से माइकल पर बाल यौन शोषण के आरोप लगाए गए। ये वेड रॉबसन वही लड़का था जिसने 1993 के केस के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए माइकल को निर्दोष करार दिया था। 2013 में वेड ने कहा कि माइकल ने उसके साथ यौन शोषण किया है, लेकिन 1993 में उसे एक तरह से हिप्नोटाइज कर दिया गया था, इसलिए वो सच नहीं बोल पाया। 2014 में रॉबसन के बयानों और शिकायतों के आधार पर केस का ट्रायल शुरू हुआ। जांच और सुनवाई के बाद 2015 में इस केस को खारिज कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट का तर्क था कि अगर रॉबसन के आरोप सही भी हैं तो उसे समय रहते ये केस फाइल करना चाहिए था। इतने सालों बाद केस दायर करने की कोई तुक नहीं थी। साल 2016 में एक महिला ने माइकल पर आरोप लगाया था कि 80 के दशक में जब वो बच्ची थी तब माइकल ने उसके साथ यौन शोषण किया था। इस मामले में भी कोर्ट ने कहा था कि इस केस में भी पहले के केसेस की तरह कोई दम नहीं है, क्योंकि ये भी 30 साल पुरानी घटना के बारे में है। अगर घटना सच्ची हो भी तो भी इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने इशारा किया कि इस केस में भी वही वकील हैं जो पहले भी माइकल जैक्सन संपदा के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाकर केस पर मुआवजे की डिमांड कर चुके हैं। आखिरकार हुआ ये कि 1993 के केस के बाद माइकल का करियर लगभग बर्बाद हो चुका था, क्योंकि उसके बाद माइकल का कोई भी एल्बम उसके पहले की एल्बम्स की तुलना में कारोबार नहीं कर पाया। इस केस के बाद माइकल ने कभी वर्ल्ड टूर नहीं किया और कई म्यूजिक कंपनीज ने माइकल से अपना दामन छुड़ा लिया, जो पहले उसे हाथों हाथ लेने के लिए बेताब रहा करते थे। यानी इवान जो चाहता था वही हुआ और माइकल एक तरह से शोहरत के आसमान से उतर गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे आप शेयर कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि क्या आप आगे भी इस तरह की और कहानियां सुनना चाहेंगे।